नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकार आईएएस में। हम इतिहास के सवालों पे चर्चा कर रहे हैं। इतिहास के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको बताते चले कि हम हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं वह आकार की जो टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स की, आकार आईएएस की जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है उस टेस्ट सीरीज से इन सवालों को लिया गया है। तो यकीन कहीं ना कहीं आपको इन सवालों को सॉल्व करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है और उसके साथ ही साथ आप इन सवालों के माध्यम से अपनी तैयारी का अच्छा मूल्यांकन भी कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को अच्छे से स्ट्रेंथन कर सकते हैं। पहले सवाल को हम देखें तो पहला सवाल है कि इनाम गांव ताम्र पाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से था। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण, द फर्स्ट एविडेंस जो मिला है मनुष्य से संबंधित, वो कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी में। पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा गलत है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस सवाल पे डिस्कस करें तो उसमें नजर डालते हैं। तो पहले हम देखते हैं जोरवे संस्कृति के बारे में। तो जोरवे संस्कृति की अगर बात करें तो जोरवे संस्कृति को पहली बार जो डिस्कवर किया गया महाराष्ट्र में। जोरवे संस्कृति पहली बार महाराष्ट्र में डिस्कवर करी गई और जोरवे संस्कृति का जो एक कालखंड माना जाता है, जो इसका टाइम जोन माना जाता है, वह माना जाता है 1500 बीसी से 900 बीसी। 1500 बीसी से 900 बीसी जोरवे संस्कृति का एक कालखंड माना जाता है। जोरवे संस्कृति इनाम गांव के अलावा दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, दायमाबाद और इनाम गांव, इन दोनों स्थलों से संबंधित है। इनाम गांव और ये दोनों ही स्थल जो हैं वो ताम्र पाषाणिक युग से एसोसिएटेड, तो जोरवे संस्कृति से संबंधित ये चीजें हैं। तो इनाम गांव की यहां पर बात है। अगर इनाम गांव की जगह यहां पर आपसे दायमाबाद पूछा जाए तो वो स्टेटमेंट भी सही होगा कि दायमाबाद ताम्रपाषाण युग की बस्ती थी जो कि जोरवे संस्कृति से एसोसिएटेड थी, संबंधित थी। तो पहला स्टेटमेंट यहां पे आपका ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहां मिला? नर्मदा घाटी में सबसे पहला प्रमाण मिला। सही है कि एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है होशंगाबाद। तो एमपी के होशंगाबाद जिले में एक स्थल है जिसका नाम है हथनौरा। तो एमपी के होशंगाबाद जिले के हथनौरा स्थल से जो है भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण मिला और यहां से मानव कंकाल मानव खोपड़ी है, तो मानव खोपड़ी का कंकाल जो है वो पाया गया। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो दोनों गलत नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा आंसर डी, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, तो ये पहला सवाल आपका। सेकंड क्वेश्चन पे अगर चले तो दूसरा सवाल ये कहता है कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता आप कह सकते हैं, उससे संबंधित यह प्रश्न आपका है। इसमें पहला स्टेटमेंट है कि सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। दूसरा स्टेटमेंट है कि सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। क्वेश्चन में है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इस पे देखें तो सिंधु सभ्यता के बारे में अगर बात करें, इसके एग्जीक्यूशन के बारे में बात करें, इसके डिस्कवरी के बारे में बात करें, तो इट इज करेक्ट कि 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु सभ्यता की पहली बार खोज जो है वो की गई थी। राय बहादुर दयाराम साहनी के बारे में एक फैक्ट ये है दैट कि 1939 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व
सर्वेक्षण विभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का राय बहादुर दयाराम साहनी को महानिदेशक बनाया गया था। 1939 में राय बहादुर दयाराम साहनी को डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक बनाया गया था। और राय बहादुर दयाराम साहनी ही वॉज द फर्स्ट इंडियन सिटीजन, पहले भारतीय नागरिक थे। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक, सॉरी प्रथम भारतीय नागरिक थे जिन्हें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का महानिदेशक बनाया गया 1939 में। और 1921 में इन्होंने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है, उसको प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन में लिखित साक्ष्यों के प्रमाण मिलते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन में लिखित साक्ष्यों के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन उन साक्ष्यों को, उन लिखित साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उनको अभी तक डिसिफर नहीं किया जा सकता है। सो दैट्स व्हाई सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है कि सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता से संबंधित थी, क्योंकि सिंधु सभ्यता में जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उनको नहीं पढ़ा गया, क्योंकि उनकी जो लिपि है वह भाव चित्रात्मक लिपि है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, जिसकी वजह से हम उसे नहीं पढ़ सकते। लेकिन अगर हम ये कहें कि हड़प्पा सभ्यता से क्या हमें लिखित साक्ष्यों के प्रमाण मिले हैं, तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि हमें हड़प्पा सभ्यता से लिखित साक्ष्यों के प्रमाण मिले हैं। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो कौन है? राखीगढ़ी। तो हम यहाँ पे दो चीजें देखते हैं। एक तो है कि भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता के दो बड़े स्थलों के बारे में बात होती है। सिंधु सभ्यता का एक बड़ा स्थल अगर हम देखें तो वो मोहनजोदड़ो को माना जाता है, मोहनजोदड़ो को माना जाता है। और मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो अवस्थित है। और वही भारत में अगर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है तो वो कौन है? राखीगढ़ी। अगर ओवरऑल इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की जाए तो ओवरऑल इंडस वैली सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल है, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है। और इसकी खोज जो की, वो खोज इसकी की थी आर.डी. बैनर्जी ने। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द आर.डी. बैनर्जी इन 1922। और राखीगढ़ी के बारे में अगर बात करें तो राखीगढ़ी को सबसे पहले खोजा था सूरजभान ने। He was the सूरजभान in 1963। तो 1963 में सूरजभान के द्वारा राखीगढ़ी को खोजा गया था। और भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल किसे माना जाता है? राखीगढ़ी को माना जाता है। एंड ओवरऑल सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो कौन है? वो मोहनजोदड़ो को माना जाता है, ठीक है। और राखीगढ़ी आपका जो है वो हरियाणा स्टेट में अवस्थित है, हरियाणा में। राखीगढ़ी सिचुएटेड इन हरियाणा। तो ये चीजें आपकी हैं। तो क्वेश्चन पे देखते हैं। तो सवाल कह रहा था कि सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, तो जी हाँ, भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो राखीगढ़ी है। सही स्टेटमेंट पूछ रहा है तो करेक्ट स्टेटमेंट विल बी ए। 1, 2 और 3, ये तीनों स्टेटमेंट अपने आप में क्या है? सही है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है? इसमें देखते हैं कि ऑप्शन ए कह रहा है कि रंगपुर, खोजकर्ता इसके हैं रंगनाथ राव। दूसरा है रोपड़, यज्ञदत्त शर्मा। फिर है बनावली, रविंद्र सिंह बिष्ट। फिर है कालीबंगन, खोजकर्ता इसके हैं फजल अहमद। पहले ऑप्शन पे अगर देखें रंगपुर की अगर बात करें तो रंगपुर जो है यह अवस्थित है मादर नदी के किनारे, ठीक है। इसके खोजकर्ता रंगनाथ राव हैं, ये सही है। और यह जो पाया जाता है वह पाया जाता है गुजरात राज्य में।
उसके साथ अगर रोपड़ की बात करें तो रोपड़ जो है यह सतलुज नदी के किनारे है, सतलुज नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा थे, ये भी सही है, और यह अवस्थित है पंजाब राज्य में। ठीक है। उसके अलावा अगर बनावली की बात करें तो बनावली जो है यह अवस्थित है रंगोई नदी के किनारे, बनावली रंगोई नदी के किनारे अवस्थित है, और इसके खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट हैं, यह भी सही है। और बनावली जो है वह हरियाणा राज्य से एसोसिएटेड है। उसके अलावा अगर डी ऑप्शन की बात करें कालीबंगन के कॉन्टेक्स्ट में, तो कालीबंगन जो है वह अवस्थित है आपका घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे, और यह इसकी खोजकर्ता जो है वो फजल अहमद नहीं है, बल्कि इसके जो खोजकर्ता हैं वो हैं बीबी लाल। ठीक है। और यह अवस्थित है आपका राजस्थान राज्य में। फजल अहमद के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो फजल अहमद जी ने जो है कालीबंगन की खोज ना करके फजल अहमद ने किसकी खोज की थी? फजल अहमद ने खोज की थी कोट दीजी की। और कोट दीजी जो है वह इंडस रिवर यानी कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के किनारे है, और इसकी जो लोकेशन है, इसकी जो अवस्थिति है वह है इंडस प्रोविंस यानी कि सिंध प्रांत। तो सिंध प्रांत में यह जो है अवस्थित है, फजल अहमद द्वारा जो खोज की गई है कोट दीजी की वो। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी है, डी कालीबंगन सही सुमेलित नहीं है। कालीबंगन की खोज की थी बीबी लाल ने, और फजल अहमद ने खोज की थी कोटदीजी की, जो कि सिंधु नदी के किनारे है और सिंध प्रांत में अवस्थित है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है और इसके खोजकर्ता बीबी लाल हैं। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला स्टेटमेंट यहां पे है कि सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। दूसरा है कि लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। कोड दिया हुआ है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इस पर देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका सही है कि सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलन में थी। फिर पूछ रहा है कि लोथल एवं कालीबंगा, तो लोथल एवं कालीबंगा ये दोनों ऐसे स्थल थे जहां से युग्म समाधियों की प्राप्ति होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आपका होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। लोथल के बारे में अगर बात करें तो लोथल को डिस्कवर करने वाले जो इसके डिस्कवरर थे वो थे एसआर राव। लोथल से सबसे पहले एविडेंसेस जो हमें मिलते हैं राइस के मिलते हैं। लोथल से हमें एविडेंसेस डॉकयार्ड के मिलते हैं। इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं लोथल की लोकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पर युग्म समाधियां लोथल और कालीबंगा इन दोनों जगहों से युग्म समाधियां मिलती हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि कालीबंगा जो है, कालीबंगा के खोजकर्ता कौन थे? कालीबंगा के जो डिस्कवरर थे वो बीबी लाल थे। ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि आर्यों की प्रशासनिक इकाई को क्रमबद्ध करना है। ग्राम, विश्व, राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम, राष्ट्र, जन, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, जन, ग्राम, राष्ट्र, विश्व। तो इसमें ध्यान देते हैं ऋग वैदिक सभ्यता, जो वैदिक सभ्यता थी, तो वैदिक सभ्यता बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से काम करती थी। उसकी राजनीतिक व्यवस्था की अगर बात करें तो उसमें क्या था कि जो सबसे मूल इकाई मानी जाती थी, सबसे मूल इकाई माना जाता था कुल को, और कुल को जो प्रतिनिधि होता था उसे कहा जाता था कुलप। कुल का जो प्रतिनिधि होता था उसे कहा जाता था कुलप। कई कुलों, कई परिवारों को मिलकर के क्या बनता था? कई कुलों, कई परिवारों को मिला करके बनता था ग्राम। क्या बनता था? ग्राम। और ग्राम का जो हेड होता था, ग्राम को जो लीड करता था, उसे बोला जाता था ग्रामणी, उसे बोला जाता था ग्रामणी। ग्राम के बाद में फिर जो दूसरा आता था वो था विश। ग्राम के बाद में फिर था विश, और विश को जो लीड करते थे उसे बोलते थे
विषपति, उसे बोलते थे विषपति। और फिर विष के बाद में जो अगली एक बॉडी आती थी वो होती थी जन, और जन को लीड करने वाला होता था राजन या फिर जनपति। ठीक है, तो इस हिसाब से पूरी जो राजनीतिक व्यवस्था थी, पूरी जो प्रशासनिक इकाई थी, वो वैदिक पीरियड में रन कर रही थी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो हमें दिखता है सी कि ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र, यह इसका क्रमबद्ध क्रम माना जाता है आर्यों की प्रशासनिक इकाई का। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में समितियों के संदर्भ में सही कथन का चुनाव करना है। पहला स्टेटमेंट है कि सभा और समिति दोनों राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। दूसरा स्टेटमेंट है कि सभा सामान्य लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो है वह श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। अगर वैदिक कल्चर में चले, वैदिक संस्कृति की बात करें तो वैदिक संस्कृति में 3 समितियां एग्जिस्ट करती थी। एक थी सभा, एक थी समिति और एक थी विदत। इन तीनों संस्थाओं का काम था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर चर्चाएं करना। उसके साथ अगर हम देखें तो सभा और समिति, इन दोनों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, सभा और विदत, ठीक है, सभा और विदत, इन दोनों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिलती थी। देन इसके साथ साथ में सभा जो थी, सभा में श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की भागीदारी शामिल थी। तो सभा में क्या था कि श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोग शामिल होते थे, और वहीं समिति जो थी वह सामान्य लोगों की सभा हुआ करती थी। समिति सामान्य लोगों की सभा हुआ करती थी, और समिति का जो अध्यक्ष था उसे ईशान कहा जाता था। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि सभा और समिति दोनों राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, और ये स्टेटमेंट आपका गलत है। सभा में सामान्य लोग नहीं बल्कि श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोग थे, तथा समिति में सामान्य लोग थे, और समिति की जो अध्यक्ष होता था उसे ईशान कहा जाता था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, केवल एक ऑप्शन आपका यहाँ पे स्टेटमेंट आपका सही है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नदियां दिया हुआ है, यहां पर उनके प्राचीन नहीं, यहां पे इनके आधुनिक नाम हो, आधुनिक। तो पहला है अस्किनी, अस्किनी का आधुनिक नाम चिनाब, परुशड़ी व्यास, वितस्ता झेलम, द्रष्धति घग्गर। तो इन पर अगर बात करें तो ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद में लगभग 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियां जो हैं, 21 नदियों का उल्लेख पाया जाता है। तो नदियों का प्रभाव जो है ऋग्वैदिक काल में काफी महत्वपूर्ण था, काफी इंपॉर्टेंट था। गंगा का उल्लेख 1 बार मिलता है, और यमुना नदी का उल्लेख जो है वो 3 बार मिलता है। सबसे पवित्र नदी जो माना जाता था ऋग्वैदिक काल में, सबसे पवित्र नदी माना जाता था सरस्वती को। सरस्वती को अलग अलग नामों से भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, जैसे कि देवतमा, नदीतमा, ठीक है, इन नामों से सरस्वती को इंडिकेट किया गया है। ठीक है, और इन नदियों में अगर हम परुशड़ी नदी को देखें तो परुशड़ी नदी जो है उसका आधुनिक नाम व्यास नहीं बल्कि क्या है, रावी है। तो परुशड़ी नदी का आधुनिक नाम जो क्या है, रावी है। वही रावी है जो सिंधु नदी की सहायक नदी मानी जाती है। तो यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है, परुशड़ी, जो कि व्यास से नहीं बल्कि रावी नदी से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महाजनपदों में कौन सा महाजनपद सुमेलित नहीं है। एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ की राजधानी है। अश्मक, पोतन, मल्ल, कुशावती, मत्स्य, विराटनगर, वज्र, कौशाम्बी। तो वज्र की राजधानी कौशाम्बी नहीं है। वज्र की राजधानी अगर देखें तो वज्र की राजधानी है विदेह या मिथिला या
वैशाली। वज्र विदेह मिथिला या फिर वैशाली। कौशांबी जो राजधानी है वह वत्स महाजनपद की राजधानी कौन थी? कौशांबी थी। तो यहां पर डी सुमेलित नहीं है। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है कि दर्शन और उसके प्रवर्तकों को सुमेलित करना है। एक तरफ दर्शन है, दूसरे उसके प्रवर्तक हैं। वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, जैमिनी, योग, पतंजलि, सांख्य, कपिल। तो यहां पर बात करें पहले स्टेटमेंट की, तो वैशेषिक जो है, वैशेषिक महर्षि कणाद से संबंधित है। पूर्व मीमांसा दर्शन जैमिनी से संबंधित है। योग पतंजलि से संबंधित है और सांख्य कपिल से संबंधित है। तो चारों यहां पर करेक्टली मैच्ड हैं। तो करेक्ट आंसर आपका होगा आंसर डी, 1 2 3 4। ठीक है। तो वैशेषिक दर्शन जो है महर्षि कणाद के द्वारा दिया गया था। पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी के द्वारा दिया गया था। योग पतंजलि के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने रचना की थी किसकी? योग सूत्र की रचना की थी, जिसकी वजह से 21 जून को युवनों ने डिक्लेयर किया क्या? इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे जो है, ठीक है, वो युवनों के द्वारा बताया गया। तो योग सूत्र जो है वो महर्षि पतंजलि के द्वारा किया गया था और सांख्य दर्शन जो है वो कपिल मुनि के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, 1 2 3 और 4। 10 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो जैन धर्म के संदर्भ में प्रयुक्त कथनों पर विचार करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जैन रिलीजन। महावीर स्वामी को भिक्षुणी संघ की प्रथम प्रधान चंदना थी। अरिष्ट नेमी का प्रतीक चिन्ह शंख है। कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन आपके यहाँ पे सही हैं कि महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की जो प्रथम भिक्षुड़ी थी, ठीक है, सॉरी, जो प्रधान थी वो कौन थी? चंदना थी। और अरिष्ट नेमी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? शंख है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपके सही है। आई होप दैट कि आपने इन क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा और आप अपनी तैयारी इन क्वेश्चंस के आधार पर एवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है। और इन सारे सवालों को हम लगातार डे बाय डे करके डिस्कस करते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें आकाराइज चैनल को एंड शेयर इट मोर एंड। थैंक यू।